आज का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, इसकी अध्यक्षता श्री देवेश जी कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मानसरोवर यूनिवर्सिटी। सर्वप्रथम हमारे आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री देवेश कुमार जी पांडे, इनके स्वागत के लिए मैं युवा उड़ान परिवार से आदरणीय पंकज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और हमारे बीच उपस्थित अतिथि का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आप इनका अभिवादन करेंगे। आदरणीय श्री देवेश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मानसरोवर यूनिवर्सिटी। वो आज की कार्यक्रम की जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सर डॉक्टर देवेश कुमार जी पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल। सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित होकर आपके संबोधन के माध्यम से आप हम सबको कृतार्थ करें। सर का जो विषय रहेगा वो है प्राकृतिक खेती, वर्तमान कृषि, प्राकृतिक खेती और वर्तमान में किस प्रकार से हम कृषि करें, इसके बारे में सर हमें यहाँ से जानकारी प्रदान करेंगे। आदरणीय सर। जय किसान, जय बलराम। तो सर्वप्रथम मैं आयोजन समिति विशेषता भारतीय किसान संघ एवं युवा उड़ान पूरी टीम को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए। और विशेष तौर पे भाई गोविंद जी, भाई कपिल जी, भाई नवनीत जी रघुवंशी, आप सभी लोगों के द्वारा जो इतने बड़े किसान मेले का, कृषि मेले का, इतने बड़े किसान समागम का जो आयोजन किया गया, इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और यहाँ पर आमंत्रित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र एवं छात्राओं, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषक बंधु, मंचासीन हमारे गणमान्य वक्तागण एवं यहाँ पर विचरण कर रहे समस्त जन समुदाय को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और प्राकृतिक खेती जो एक विषय है, वो विषय नहीं, अपने आप में एक सारगर्भित, एक बहुत बड़ा सार है, एक शोध का विषय है, हम कह सकते हैं। आज की डेट में जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हमारे अनुज सम अंकित जी मालू जी ने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया ही कि हम जैविक और पूरा पद्धति को अगर हम उसको समावेशित कर रहे हैं, तो आज के समय में जो मूल ज़रूरत है हमें, वो है मूल ज़रूरत एक हमारी स्वस्थ धरा और दूसरा हमारा स्वस्थ तन। और जिस तरह से इन दो विधाओं को हम एक पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो, हम बीमार कम पड़ें, और हमारी मृदा वो कैसे स्वस्थ हो, तो वहाँ पर हमको प्राकृतिक चीज़ों की तरफ ही वापस लौटना है। ऐसा हम लोग एक विशेषज्ञ के रूप में भी बोलते हैं, एक किसान अपने अनुभव के रूप में भी बोलता है, एक जो कृषि पढ़ रहा हुआ छात्र है वो भी अपने शोध के आधार पे बोलता है कि नहीं, हमें अपनी कहीं ना कहीं हमें अपनी विधाओं को बदलना होगा, हमें अपनी विधाओं में ही देखना होगा कि हम पूर्वोत्तर में क्या कर रहे थे और आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और मैं इसमें जोड़ता हूं कि वैसा ही रहेगा आपका तन। हम जो भी खा रहे हैं वही तय करेगा कि हमारा मन कैसा है और हमारा स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन जो हम खा रहे हैं वो हम किस प्रकार
की भूमि से ले रहे हैं। हमारी भूमि क्या थी? अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास में हमारे ऋग्वेद से लेके और हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, हर किसी में सर्वप्रथम सबसे पहला पूजन भूमि का किया जाता है। उसके बाद पूजन सब ग्रहों का होता है, अंतरिक्ष का होता है, पूरे जलवायु का ही पूजन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सबसे पहले, अभी अंकित जी ने काफ़ी अच्छे से चर्चा करने का प्रयास किया, आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि ग्रहों की स्थिति और दशा तय करती है कि हमारी खेती की दिशा किस ओर होगी, या हमें किस अन्न की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें किस समय कौन से फसलों का चयन करना चाहिए। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो यकीन मान के चलिए कि सन 2050 के आसपास हमारा जो अभी का उत्पादन है उसको 60% और बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जितना हम अभी पैदा कर रहे हैं उसमें 60% उत्पादन की आवश्यकता होगी, जिस तरह से हमारी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। और वो 60% की उत्पादन की क्षमता हमको मृदा के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि 2050 के बाद भी जनता है, सारे लोग हैं, सबको रहना है और हमारी मृदा को भी हमको सजीव रखना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारी प्राकृतिक खेती के माध्यम को चुनना। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत देश के लिए संपूर्ण गौरव का विषय है कि आज भारत फूड उत्पादक जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय FAO, उसके माध्यम से भारत सन 2023 से ही जो हमारा मिलेट्स है, जो हमारे मोटे अनाज हैं, उनका नेतृत्व कर रहा है पूरे विश्व में। तो एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप लोग ताली बजाएं, और आप अपने लिए भी आप अपने आप को सम्मान दें कि आप ऐसे देश के सदस्य हैं, आप ऐसे देश के देशवासी हैं कि जो पूरे विश्व में एक तरह से प्राकृतिक खेती का अलख जगाने का काम कर रहा है, जिसका पूर्ण जिम्मा जो है भारत देश ने लिया है। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि वैदिक काल की हम बात करें, हम प्राचीन काल की बात करें, हर काल में हमारी कृषि को आगे बढ़ा के दिखाया गया। हम पिछड़े कहाँ पे? कुछ तो पूर्व में हमारी कृषि नीतियां उस तरह से नहीं परिवर्तित हो पाई जिस तरह से उनको परिवर्तित होना था। उसके पीछे कारण ये है कि पहले के ज़माने में आप लोगों को ध्यान होगा या आप लोगों ने सुना होगा, घर के बड़े बुजुर्ग बात करते थे कि हम लोग गांव में अगर किसी का कद देखते थे, गांव में जो सामाजिक कद है, तो वो ये देखते थे कि गांव में उनके यहाँ पर इतनी सारी गायें हैं, 250 गायें हैं, 200 गायें हैं, उनके यहाँ पर 5 कुएं हैं, मतलब 5 जल के स्रोत हैं, तो उनकी साख समाज में काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। वो एक ग्रेड में माने जाते थे कि वो बड़े अच्छे लोग हैं। एक जमाना ऐसा था कि जब बोलते थे कि नंद बाबा के पास में इतनी गौवें हैं या गोकुल में वृंदावन में इतनी गौवें हैं, तो वो जमाना क्या था? वो एग्रीकल्चर को, कृषि को, भारतीय कृषि को वो आगे बढ़ाने का, वो ब्रांडिंग का एक दौर था। उसके बाद में दुनिया की ब्रांडिंग तो हुई, लेकिन कृषि की ब्रांडिंग स्थिर हो गई, कृषि की ब्रांडिंग नहीं हुई। ये एक सोचने का विषय है कि कृषि में जब भी दिखाया गया, जब फोटो दिखाई गई, तो एक ऐसा किसान दिखाया गया जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, जो धूप में बैठा है और ईश्वर के भरोसे सर पे हाथ रख के ऊपर देख रहा है। आप लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पर पंजाब जैसे राज्य, हरियाणा जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, हमारे दक्षिण भारत के इतने अच्छे उत्पादक राज्यों के होने के बावजूद क्या किसानों की दशा के लिए ऐसी ब्रांडिंग होनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि नहीं। हमारा किसान करता है और आज की डेट में उसको दिशा देने का काम हमारी सरकारें भी कर रही हैं। बेहतर से बेहतर अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही किसानों की आय दोगुनी करने का जो एक मिशन रहा, वो काफ़ी हद तक कारगर रहा। सिक्किम को हमने पूरी तरह से जैविक राज्य का दर्जा वहाँ के किसानों की मेहनत की वजह से प्राप्त हुआ, वो हम सभी लोग देख रहे हैं। वहाँ से फिर जो हमारा उत्तर
पूर्वोत्तर भारत है वो नित्य निरंतर जैविक, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो वहाँ की जो पारंपरिक खेती थी, चाहे वो बांस को बढ़ावा देना हो, बांस की खेती को बढ़ावा देना हो, या इस तरह के जो वहाँ पर विलुप्त होते उसके प्राकृतिक खेती के आयाम थे, उसको उन्होंने मजबूत किया। अब बात ये पड़ती है कि प्राकृतिक खेती को हम पुनर्जीवित कैसे करें। उसमें फिर किसान सोच में पड़ जाता है कि साहब हम तो गेहूं में इतना अच्छा मुनाफा हमको मिल रहा है, हमने ये खाद डाली और ऐसा बीज हम लेके आए, हमको इससे इतना मुनाफा मिल गया, तो क्या हमको ये प्राकृतिक खेती अगर हम करेंगे तो उतना मिल पाएगा क्या? जो सबसे आज की डेट में जो सबसे बड़ा मिथ है वो यही है कि किसान इस पेशो जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि हम अगर अपने परंपरागत खेती में जाएंगे तो हमको मुनाफा उतना मिलेगा। और ये सोचना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि किसान की जो मेन पूंजी है वो क्या है, वो उसकी उपज है, उसकी उपज पे ही निर्भर है किसान का पूरा जीवन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की ही नीतियों में बाजरे को आपके मोटे अनाज में सबसे ऊपर जगह दी गई है। जो आपका बाजरा पहले के ज़माने में पैदा होता था, बहुत अच्छा, लोग ज्वार बाजरे की रोटियां खाते थे। और अभी भाई अंकित जी ने उसका जिक्र भी किया। हर दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो गेहूं में हम बात करते हैं कि ग्लूटीन नामक प्रोटीन है, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, मैं मानता हूं कि जैसे आपने बंसी गेहूं की बात की, आपने सरवती गेहूं की बात की, इनमें 15% के आसपास पाया जाता है, लेकिन वो प्रतिशत भी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अगर आप आयुर्वेदिक पद्धतियों को देखते हुए अगर आप बात करें और उसमें अगर आप एक कंपैरिजन करें तो सर्वथा वो बाजरे को श्रेष्ठ मानेंगे, गेहूं को फिर। भले ही हमारे देश का जो हमारा राष्ट्रीय अनाज है वो गेहूं ही है, लेकिन अगर सरकार भी सहयोग कर रही है और हमारा किसान भाई भी उसको बोना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप 1 एकड़ गेहूं और 1 एकड़ बाजरे की खेती में एक विश्लेषण करें दोनों खेतियों का, तो आपको ऐसा लगेगा कि कम से कम 50 से 60% कम लागत है बाजरे की खेती में, और जो मुनाफा है वो गेहूं से कहीं ज़्यादा मिलेगा बाजरे की खेती से। और आज ऐसी स्थिति है कि ज्वार हो, बाजरा हो, मंडुआ हो, चीना हो, कोदो हो, सावा हो, रांगी हो, ऐसे बहुत प्रकार के मोटे अनाज हैं जो पहले के ज़माने में होते थे। और वो अनाज खाए हुए यहाँ हमारे बीच में हमारे 2-4 बुजुर्ग किसान भाई लोग बैठे हुए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि इस उम्र तक इतना स्वस्थ व्यक्ति, जो आज ये जो रासायनिक खादों से और रासायनिक कीटनाशकों से तैयार किया हुआ जो आज का अनाज है, उसको खाने के बाद में इस उम्र तक भी आज का जो वर्ग है वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। कहने सुनने को तो तमाम बातें हैं, लेकिन अगर हम प्रयोगात्मक तरीके से देखें तो हमको यही लगेगा कि हमें प्राकृतिक कृषि की तरफ लौटना ही पड़ेगा अगर हमको अपने मृदा का पुनरुद्धार करना है, और अगर हमको अपने स्वास्थ्य को ऐसा रखना है कि हम आगे इस क्षेत्र को और बढ़ा सकें। अनेक विधाएं हैं जिनमें मैं 2-4 का तो जिक्र करूंगा कि सबसे पहला मेरा आह्वान है कि इसमें जो भी युवा किसान हैं या कृषि क्षेत्र में जो भी कृषि पढ़े लिखे हुए छात्र हैं या जो अभी कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा उनसे आह्वान है कि आप सबसे पहले अपना 100%, अगर आप किसान परिवार से हैं तो आप अपने परिवार के माध्यम से अपने गांव को देने का प्रयास करें। आपका गांव आपके समाज को देगा, वहाँ का जो समाज है वो फिर आपके जिले को देगा, वो जिला आपके प्रदेश को देगा और प्रदेश आपके देश को देगा। और उसी आधार पे भारत देश इस समय पूरे विश्व का नेतृत्व जो कर रहा है, चाहे आप कहीं पर भी देख लें, अभी हाल फिलहाल में एक जो अपनी G20 समिट हुई है, उसमें भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2023 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। हम लोग फिर से विश्वगुरु बनने के तरफ अग्रसर हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। और वो संभव कब है? क्योंकि भारत एक समय में कृषि प्रधान देश था। ये था शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये बीच में बड़ी सारी इसमें अनियमितताएं हुई। भारत कभी कृषि प्रधान देश था, कभी नहीं है, और आगे फिर से इसको बनना है। जहां पर था उसको वहीं पर ही अपने स्थान पे पुनः स्थापित होना है।
उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे युवा शक्ति की। हमारे युवा शक्ति की जरूरत है कि वो प्राकृतिक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए जो प्राकृतिक खेती के लिए, चाहे वो हम बात करें पंचगव्य से शुरू करें, पंचगव्य हो या गौमूत्र हो या फिर गाय का गोबर हो, उसको हमें किस तरह से बाई प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो उससे हमें कैसे हमें केचुआ मिला के हम उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर हम नाड़ेब खाद को कैसे तैयार करें। हम बीज को उपचारित करने के लिए हम रासायनिक पद्धतियों पे ना निर्भर हो के हम जैव आधारित पद्धतियों का प्रयोग करें जिसके माध्यम से हमारा बीज उपचार हो। इसके लिए जो सलाहकार परिषद होगा वो हमारा युवा वर्ग होगा, और युवा वर्ग में आप लोगों का मैं विशेषकर आह्वान करता हूं कि आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं, इतने अच्छे तरीके से आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, सारी बातों को बहुत अच्छे वक्ता हैं अपने बीच में, अपने साथ में हैं जो अपनी बात को और आगे बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज को बार बार कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती ही आने वाले कृषि का एकमात्र विकल्प है। जहां तक शोध और विज्ञान, जो कृषि विज्ञान है वो देख पा रहा है, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि जब हमें भूमि को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भूमि का स्तर ये रहा है। मैं हर तरह से किसान भाइयों को ही दोष नहीं देना चाहता हूं, काफी हद तक दोष ऐसा है, और उस समय की जरूरत भी थी। जब हम अगर बात करें आजादी के समय की, जब हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, तो अपना देश हर तरह की परिस्थिति से टूट चुका था, भीषण भूखमरी से जूझ रहा था। मैं उस समय की बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको उस समय में लेके चलूंगा, जब प्रधानमंत्री को 15 अगस्त और 26 जनवरी को आवश्यकता पड़ती थी कि वो लाल किले के प्राचीर से ये आह्वान करे कि हफ्ते में आप एक दिन का उपवास रखें तो आपका पड़ोसी भरपेट भोजन कर सकेगा। मैं उस दौर में आपको लेके चलना चाहता हूं, और अगर उस समय की अवस्था को आप समझें तो उस समय की मूल जरूरत क्या थी कि भारत का जो राष्ट्रीय अनाज है गेहूं, हमारे विश्व में कुछ देश ऐसे भी थे कि जब हमारी जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें सिरे से नकार दिया कि साहब आपको हम गेहूं अपना नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में अगर भगवान के बाद में किसी को यह वरदान है कि एक दाने से 1000 दाना पैदा कर दे, 1,00,000 दाना पैदा कर दे, तो वो है हमारा दूसरा अन्नदाता, हमारा किसान भाई। हमारे किसान भाइयों ने फिर से बीड़ा उठाया और उस समय सरकार के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसमें हमारे देश के बहुत ही महान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक माननीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब को सानिध्य प्राप्त हुआ। इस विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर नॉर्मन ईस्ट बोरलॉग साहब का, हमारे देश के ही दुग्ध क्रांति के जनक प्रोफेसर वर्गीस कुरियन साहब का, जिनके मार्गदर्शन में उस समय जो है मैक्सिको से 2 क्विंटल लार्मा और रोजो की आवक हुई, आयातित किए गए बीज भारत में गेहूं के, क्योंकि उस समय की ये भीषण मांग थी। उसके बाद में अपने यहाँ पर उन किस्मों पे शोध हुआ, उन किस्मों का संकरण हुआ, और संकरण के पश्चात बहुत सारी किस्में निकली। उस समय हमने उनकी बुआई शुरू कर दी, और हमें हमारी जो भी अपेक्षित उत्पादन, हमारा जो अपेक्षित उत्पादन था वो हमने पूरा कर लिया। और किसान भाई, वो ऐसा दौर चला कि जब कृषि वैज्ञानिक जाते थे किसान भाइयों के खेत पे जाते थे उनके पास, और बोलते थे कि ये लार्मा प्रजाति है और रोजो प्रजाति है, ये आपके गोबर वाली खाद से नहीं पैदा होगी, इसमें तो आपको अंग्रेजी खाद डालनी पड़ेगी। लेकिन वो जमाना ऐसा था कि कभी गांव में आप दादा परदादा जो हों उनसे आप अगर कभी इस मुद्दे पे चर्चा करें तो वो बताएंगे कि उस जमाने में जब हमारे किसान भाई खेत में हल चलाते थे तो उससे पहले अपने जो भी उनका चप्पल या जूता था वो मेड़ के बाहर ही निकाल देते थे, और पहले पृथ्वी धरती माता को प्रणाम करते थे, उसके बाद में हल का फाल भूमि में रखते थे। तो उन्होंने सिरे से मना कर दिया कि साहब कुछ भी हो जाए हम अंग्रेजी खाद नहीं डालेंगे। लेकिन चूंकि बात थी पूरे समाज को जीवित करके, पुनर्जीवित करके लेके चलने की, तो इसलिए उन्होंने, उन किसान भाइयों ने भी इस बात को समझा और उसका इस्तेमाल शुरू किया। वो दौर ऐसा था कि जब कृषि वैज्ञानिक बोलते थे कि आप अंग्रेजी खाद का थोड़ा थोड़ा उपयोग करना शुरू करो, यूरिया करो,
डीएपी करो, पोटास करो, आप डालो तभी ये प्रजाति पूर्णतया उत्पादन देगी। और हमारा किसान मना करता था। आज ठीक उसी का उलट है। आज वैज्ञानिक मेड़ पे जाता है किसान के कि साहब अब अंग्रेजी खाद मत डालो, अब हो गया टारगेट अचीव, मिल गई उत्पादन क्षमता, सारे लोग सुरक्षित हैं। और हम पूरे विश्व में अब 2023 में मोटे अनाज उत्पादक वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं, हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अब किसान है, उसको आदत पड़ गई, वो कह रहा है नहीं साहब, अगर हम अंग्रेजी खाद नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन कहीं घट ना जाए। तो सोचिए इन 70-75 सालों में कितना बड़ा फर्क आ गया। हमें उस दौर को सोच के चलना है और समझ के चलना है। हमारे पास में बहुत ऐसी विधाएं हैं। आयुर्वेद का आज की समय में जिस तरह से प्रचार प्रसार सरकार ने शुरू किया है, उसके लिए भी ऐसे नेतृत्व को कोटि कोटि प्रणाम कि ऐसी विधा को वो पुनर्स्थापित कर रहा है और इतना ज़्यादा लाभ हो रहा है। और जितना आगे ये आयुर्वेद पद्धति बढ़ रही है, जैविक कृषि बढ़ रही है, आप यकीन माने कि आप बढ़ रहे हैं, अपना देश बढ़ रहा है। और हम सारे ही लोग मिल के ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे अपना ये जो 2023 का चाहे जो टारगेट है, अभी हमारा 2022 का है, वो पूर्ण लगभग हो चुका है। और प्राकृतिक खेती का एक जो मंत्र है उसको पुनर्जीवित करने का आप लोगों का जोश देख के और टीम युवा उड़ान जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफल संचालित कर रही है, ऐसी टीम की मैं कोटसा प्रशंसा भी कर रहा हूं। भारतीय किसान संघ की जिसके बैनर तले जब जब जरूरत पड़े तो किसानों का समागम होता ही रहता है, विशेषज्ञों का समागम होता ही रहता है। हम लोगों को कभी भी आदेश होता है कि आपके पास में 20 किसान आ रहे हैं, आप उनको बताएं, तो हम लोग 20 को 50 करते हैं। हम उन 20 से बोलते हैं कि जो बातें हमने 20 को बताई हैं ये जाके आपको आपके गांव में बतानी है, आपको अपने आसपास बतानी है। अगर कभी भी हमारी कहीं भी जरूरत पड़े तो हमारा टेलीफोन हमारे किसान भाइयों के लिए 24 घंटे खुला हुआ है, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। हमको आप अपने खेत पे लेके चलना चाहते हैं, हमको आप अपने गांव में लेके चलना चाहते हैं, हम निःशुल्क आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। हम तो चाहते हैं कि आप अगर हमारे लिए, तो हमारे तो कौन है, हमारे लिए तो हमारे किसान हैं। कृषि तभी है जब तक किसान है। और विशेषज्ञ का मतलब क्या है? आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ऐसी विद्या का अर्जन कर लिया है, आपके माध्यम से इसलिए क्योंकि पहले गुरु तो आप ही हैं, चीजें की तो सब आपने, शोध का कार्य तो उसमें बाद में हुआ। प्रजातियों को लेके तो आप आए ना जंगल से, खेत में तो आपने शुरू की पैदा करना। तो पहले गुरु, मैं किसानों को, मैं आम जनमानस से भी ये अपील करना चाहता हूं कि बाकी कुछ करे ना करे, अपने माता पिता गुरु के साथ में किसान भाइयों का सम्मान हमेशा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बदलते भारत को देख सकते हैं, एक नेतृत्व करते हुए भारत को देख सकते हैं, और आप अपने आप में ही विश्व गुरु हैं, ऐसा आप अपने आप में देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आमंत्रित करने के लिए टीम को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें जानकारी दी वो निश्चित रूप से बहुत ही व्यापक है।